वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडवेल इंडिया को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने मुग़ल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर के बारे में पढ़ा था और आज हम जानेंगे मुग़ल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में, जो कि बाबर का पुत्र था। अब बाबर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र 3 दिन पश्चात उसका पुत्र हुमायूं क्या करता है, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक बनता है। जब ये शासक बनता है, जब ये दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, तो इसके सामने समस्याएं होती हैं। क्या समस्याएं होती हैं? जो बाबर अपनी मृत्यु के बाद छोड़कर गया होता है। तो इसमें जो पहली समस्या होती है वो होती है वित्तीय स्थिति। हमने देखा था बाबर ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी और वो बाहर काबुल से आया था। ठीक है, जब वो काबुल से आया था तो अपने साथ खजाने नहीं, सेना लेकर आया था, तोपें लेकर आया था। तो जब उसने 4 लड़ाइयाँ लड़ी तो उसमें उसे कुछ धन तो प्राप्त हुआ, भारत में विजय हुई, लड़ाइयों का कुछ धन प्राप्त हुआ, लेकिन उसने क्या करा, उस धन को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए काम करा। दूसरी बात, जब वो पानीपत का प्रथम युद्ध विजय हो जाता है तो वो काबुल में चांदी के सिक्के बंटवा देता है, अर्थात दान कर देता है। तो बाबर की मृत्यु के बाद जो वित्तीय स्थिति बन जाती है मुगल साम्राज्य की, वो क्या बन जाती है, बहुत धीमी बन जाती है, मतलब कम हो जाती है वित्तीय स्थिति। धन का अभाव हो जाता है, धन का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो इसी धन के अभाव के कारण वित्तीय स्थिति बनी रहती है, जो एक समस्या होती है। दूसरी समस्या उसके सामने यह थी, हुमायूं के सामने, वो क्या था, अफगान। ठीक है, अफगान उस समय अधीन नहीं होते। हालांकि जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, तो उस युद्ध में अफगान सेना ढीली तो पड़ जाती है, लेकिन जो अफगान सेना अन्य जो क्षेत्र में अफगान होते हैं वो अधीन नहीं हुए होते हैं, जो दूसरी समस्या बनती है। और तीसरी समस्या होती है साम्राज्य को विभाजित करने की तैमूरी परंपरा। क्या? साम्राज्य को विभाजित करने की तैमूरी परंपरा, अर्थात राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में क्या है, साम्राज्य को बांट दिया जाता था। वो क्या था, एक प्रकार की परंपरा चली आ रही थी। अब इसी परंपरा के चलते उसने कामरान को कांधार और काबुल का क्षेत्र दे दिया। कौन सा? कांधार और काबुल का क्षेत्र दे दिया। किसको? कामरान को। दूसरा भाई क्या था, अक्सारी, और उस अक्सारी को दे दिया संभाल का क्षेत्र, जो कि कहाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में संभाल का क्षेत्र दे दिया दूसरे भाई को, अक्सारी को। यूपी के ही मेवाल क्षेत्र को उसने हिंदाल को दे दिया। यूपी के ही मेवाल क्षेत्र को उसने हिंदाल को दे दिया। ये जो हुमायूं होता है वो पहला और अंतिम शासक होता है जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में विभाजित करा। अपने भाइयों में क्या करा, विभाजित करा। अब कामरान जो कि इसका भाई होता है, उसको जब इसने कांधार और काबुल का क्षेत्र दे दिया, कांधार और काबुल का क्षेत्र किसको दे दिया, कामरान को दे दिया। कामरान इसके चलते गरीबी से जूझ रहा होता है। जब ये कांधार और काबुल का क्षेत्र मिल जाता है तो ये क्या होता है, गरीबी के चलते जूझ रहा होता है। इसी गरीबी के चलते ये कहाँ कूच कर देता है, ये कर देता है लाहौर, मुल्तान और पंजाब के क्षेत्र में क्या करता है, कूच कर देता है। मतलब उसको अपने अधिकार में ले लेता है, अपने अधीन बना लेता है इन क्षेत्रों को। किन क्षेत्रों को? लाहौर, मुल्तान और पंजाब को। अब हुमायूं नया शासक बना रहता है। ठीक है, नया जब शासक बनता है तो वो कोई भी गृह युद्ध नहीं चाह रहा होता है। वो क्या कहता है कि अगर बात संधि से निपट जाए तो गृह युद्ध करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वही गृह युद्ध वो नहीं करता है। कौन? हुमायूं। जब हुमायूं गृह युद्ध नहीं करता है और कामरान से संधि कर लेता है, तो उस संधि के अनुसार क्या होता है, वो उसे लाहौर, मुल्तान और पंजाब का क्षेत्र दे देता है। और इसी लाहौर, मुल्तान, पंजाब के क्षेत्र देने के पीछे एक वादा करवाता है। ठीक है, क्या वादा करता है कि जब भी मुझे सहायता की आवश्यकता होगी, कामरान तुम हमारा साथ दोगे। ठीक है, भाई है तो साथ तो देगा ही, और एक वादा हो जाता है। तो
इसका लाभ भी होता है, ठीक है। जब ये लाहौर, मुल्तान और पंजाब का क्षेत्र दे देता है किसे, कामरान को, तो इस चीज का इसे लाभ होता है। क्या लाभ होता है ये देखते हैं कि पूर्वी भागों पर ध्यान, ठीक है। अब जब ये कामरान को क्षेत्र दे देगा, कहाँ, पश्चिमी क्षेत्र, लाहौर, मुल्तान और पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र दे देगा, तो उसका ध्यान पश्चिमी क्षेत्र में ना होकर कहाँ चले जाता है, पूर्वी क्षेत्र में हो चले जाता है, ठीक है। क्योंकि वहां तो एक और मुगल साम्राज्य का शासक हो गया है, वो हो गया है कामरान, और वो किसी के, कामरान हो गया है, ठीक है। तो पूर्वी भागों पर ध्यान देने लग जाता है कौन, हुमायूं। अब इसके बाद इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी, जो मैंने क्या क्या बताया था आपको, अफगान, ठीक है। और उस समय अफगान का नेता होता है कौन, शेर खां, वही शेरशाह सूरी, ठीक है, भारत का शेर। तो शेर खां होता है दूसरा अफगान नेता, जो उसकी दूसरी बड़ी चुनौती होती है। और उसी समय दूसरा प्रबल शत्रु होता है गुजरात का शासक बहादुर शाह। उसी समय कौन होता है, गुजरात का शासक बहादुर शाह होता है, जो स्वयं में एक बड़ी शक्ति होता है और प्रबल शत्रु हो जाता है किसका, हुमायूं का। अब जब हुमायूं 1531 ईस्वी में कालिंजर पर एक अभियान करता है, ठीक है, कालिंजर क्षेत्र में एक अभियान करता है, तो उस अभियान का जो मेन उद्देश्य होता है, ठीक है, जो मुख्य उद्देश्य होता है उस अभियान का, वो होता है बहादुर शाह को रोकना। किसको रोकना, बहादुर शाह को रोकना, ठीक है। अब कालिंजर जो था वो एक किला था, ठीक है, बांद्रा पड़ता है, बांद्रा स्टेशन का नाम सुना होगा, तो वहीं क्या है, उसी के क्षेत्र के आसपास कालिंजर का क्षेत्र पड़ता है, वहां एक किला था। और उस किले में शासन कर रहे होते हैं कौन, प्रताप रुद्र। कौन कर रहे होते हैं, प्रताप रुद्र शासन कर रहे होते हैं, जो किसके अधीन होते हैं, जो होते हैं बहादुर शाह के अधीन, ठीक है। प्रताप रुद्र जो थे वो बहादुर शाह के अधीन थे और वो कालिंजर पर शासन कर रहे होते हैं। अब कालिंजर पर जब ये अभियान करता है, तो कुछ समय तक डेरा डालने के बाद जो प्रताप रुद्र होते हैं वो इससे संधि कर लेते हैं, ठीक है। संधि के पश्चात हुमायूं को वो क्षेत्र, कालिंजर का क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। कालिंजर का क्षेत्र क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। पर होता क्या है, जब कालिंजर अभियान विजय हो जाता है, कालिंजर अभियान इसके अधीन नहीं होता है, वो विफल हो जाता है। कालिंजर का जो अभियान था वो क्या हो गया, असफल हो गया, ठीक है। लेकिन जो रायसीन का किला होता है, रायसीन का किला किसके पक्ष में आ जाता है, वो आ जाता है किसके पक्ष में, हुमायूं के पक्ष में। रायसीन का किला ये विजय होता है, ठीक है। रायसीन कहाँ पड़ता है, रायसीन पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो राजस्थान का किला इसने जीत चुका होता है। अब अगर किले पे ही क्यों आक्रमण करता है राजा, इस बात की बात करें तो किला उस समय सबसे बड़ी शक्ति होती थी किसी राजा के लिए, ठीक है। ऊंचाई वाली स्थिति पर एक लंबी दीवारों से निर्मित किला सबसे बड़ी शक्ति थी उस समय युद्ध के लिए। तो इसीलिए जो कालिंजर का अभियान था वो करता है, पहला अभियान कौन करता है, हुमायूं करता है, जिससे वो आसानी से बहादुर शाह पर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन ये अभियान विफल हो जाता है। दूसरा हमने देखा, रायसेन का किला जीत लिया है राजस्थान का, मतलब राजस्थान में एक बड़ी शक्ति का निर्माण कर लिया है। अब दूसरा जब ये अभियान करता है या फिर युद्ध करता है, वो होता है दोराहा या फिर दोहरिया का युद्ध, ठीक है, उसी राजस्थान में जहां वो विजय हो जाता है रायसेन के किले को। 1532 ईस्वी में ये जो अभियान होता है वो होता है अफगानों के खिलाफ। किसके खिलाफ, अफगानों के खिलाफ। अब बहादुर शाह को छोड़ दिया इसने, अब अफगान के पीछे पड़ गया है, ठीक है। अफगान के पीछे पड़ गया है कौन, हुमायूं। तो कहाँ, राजस्थान में दोराहा या फिर दोहरिया नामक स्थित जगह पर ये क्या करता है, दूसरा अभियान करता है जो होता है अफगान सेना के खिलाफ। और ये वही अफगान सेना होती है जिसने बिहार को विजय करा होता है, ठीक है। किसको, बिहार को विजय करा होता है। मतलब ये सेना भी कोई कम नहीं सेना नहीं होती है, ठीक है, एक बड़ी शक्ति होती है अफगान सेना। और उस समय इसका शासक होता है कौन, महमूद लोदी। कौन होता है, उस समय इसका शासक होता है महमूद लोदी। और यही महमूद लोदी को ये अपना पहला विजय युद्ध करता है, पहला विजय युद्ध करता है अफगानों के खिलाफ, जो जिसमें ये किसको हराता है, महमूद लोदी को हराता है।
तो क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं का वह पहला युद्ध कौन सा था जिसमें उसने विजय प्राप्त करी, तो वो पहला युद्ध था दोराहा या फिर दोहरिया का युद्ध। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने देखा था जौनपुर का क्षेत्र था, वही जौनपुर के क्षेत्र को इसके बाद अफगान विजय के बाद महमूद लोदी को हराने के बाद ये वही पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के क्षेत्र को क्या करता है, तहस नहस कर देता है। क्या कर देता है? तहस नहस कर देता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र को तहस नहस करने के तत्पश्चात ये आता है कहाँ? चुनार में। ठीक है, चुनार यूपी के मिर्जापुर में चुनार क्षेत्र पड़ता था। चुनार का किला था, वो भी क्या था? एक किला था। तो उसी किले पर ये क्या करता है? घेराबंदी करता है। क्या करता है? घेराबंदी करता है। और उसी किले का जो शासक होता है वो होता है कौन? शेर खां। कौन होता है? शेर खां। 4 महीने तक की घेराबंदी के बाद, ठीक है, 4 महीने तक की, लगा लो 4 महीने, जब कोई किसी किले के चारों ओर है, ठीक है, चारों ओर सेना ने घेर रखा है, न जो किले के शासक है न उसका कोई बाहर आ सकता है न वहां जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? अनाज की कमी हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा खाने को कुछ नहीं है। ठीक है, 4 महीने तक तो खा लिया है, जो पड़ा है 4 महीने तक खत्म कर लिया है, उसके बाद क्या खाएंगे? घेर रखा है चारों तरफ से। तो उसी के चलते जो शेर खां होता है वो अब संधि कर लेता है किससे? हुमायूं से। हुमायूं से जब संधि कर लेता है तो जमानत के तौर पर, ठीक है, जमानत के तौर पर जो हुमायूं का पुत्र, किसका पुत्र? शेर खां का जो पुत्र होता है कुतुब खां, उसको हुमायूं की सेना में डाल देता है। शेर खां क्या करता है? जमानत के तौर पर अपने पुत्र को हुमायूं की सेना में डाल देता है। अब अगर बात करो चुनार के किले की, तो चुनार का जो किला था वो आगरा और जो पूर्वी क्षेत्र था उसके जलमार्ग को भी और स्थल मार्ग को भी नियंत्रित करता था। जो चुनार का क्षेत्र था, फिर चुनार का किला था, वो जलमार्ग और स्थल मार्ग को नियंत्रित करता था। अर्थात वहीं से होकर, चुनार के किले से ही होकर जो आगरा का रास्ता था, ठीक है, आगरा का रास्ता था वो भी जाता था और उसी का जलमार्ग भी जाता था। अब आगे ये दूसरा युद्ध करता है किसके साथ? ये आगे देखते हैं। इसके तत्पश्चात जो हुमायूं का दूसरा प्रबल और शक्तिशाली शत्रु होता है वो होता है कौन? बहादुर शाह, जो एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक होता है। और इस समय जो बहादुर शाह था वो शासन कर रहा था कहाँ? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में शासन कर रहा होता है कौन? बहादुर शाह। और वो क्या है? एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक है। 1526 ईस्वी में जब वो सिंहासन पर विराजमान होता है तो वो सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण करता है? सर्वप्रथम वो मालवा को पर आक्रमण करता है और मालवा को विजय कर लेता है। इसके तत्पश्चात 1533 ईस्वी में बहादुर शाह गुजरात से जाता है कहाँ? राजस्थान। और राजस्थान के चित्तौड़ में, मेवाड़ में आक्रमण करने को जाता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि एक संधि करना किसके साथ? जो राजस्थान में मेवाड़ के शासक हैं, उस समय मेवाड़ के शासक रहते हैं विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, जो कि राणा सांगा के पुत्र होते हैं। और यही विक्रमादित्य का जो वंश होता है वो होते हैं सिसोदिया वंश के। ठीक है, कौन से वंश के? सिसोदिया वंश के शासक होते हैं। हालांकि होता क्या है, बहादुर शाह ने स्वयं के लिए क्या मंगाया होता है? एक बेहतर तोपखाने के निर्माण करने के लिए टर्की से तोपची मंगाए जाते हैं। कहां से? टर्की से तोपची मंगवाता है स्वयं के लिए तोपखानों का निर्माण करने के लिए। इसी समय जो राजमाता होती है मेवाड़ की, कौन होती है उस समय राजमाता मेवाड़ की? वो होती है रानी कर्णावती। ठीक है, रानी कर्णावती राजमाता होती है मेवाड़ की। वो क्या करती है? सहायता मांगती है किससे? हुमायूं से। और सहायता में वो हुमायूं को राखी भेजती है। ठीक है, राखी भेजने के पीछे कारण ये होता है कि जब बाबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करा था, बाबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करा था, तो मेवाड़ के जब शासक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद रानी कर्णावती स्वयं कूद पड़ते हैं कहाँ? युद्ध में। किससे?
किससे टक्कर लेने के लिए? बाबर से टक्कर लेने के लिए। और बाबर रानी कर्णावती से इतना प्रभावित होता है कि वे उसे स्वयं की पुत्री घोषित कर देता है। तो इसी के चलते सहायता मांगने के लिए राखी भेजती है। किसको? हुमायूं को राखी भेजती है। अब हुमायूं सहायता के लिए आता भी है, आगरा पहुंचता है, आगरा से ही चलता है ग्वालियर को। जब ग्वालियर पहुंचता है तो ग्वालियर पहुंचने पर बहादुर शाह का इसके पास एक संदेश आता है, और उस संदेश में क्या लिखा होता है कि अगर तुम काफिरों की मदद करते हो तो ये क्या होगा? हराम होगा। और इसी के चलते जो हुमायूं होता है वो ग्वालियर में अपनी सेना को रोक लेता है। ठीक है, ग्वालियर में अपनी सेना को रोक लेता है और पीछे कर लेता है। पर जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह को यह नहीं लगा कि हुमायूं वापस जाएगा और वो क्या करेगा? स्वयं युद्ध करने के लिए, मदद करने के लिए, किसका? रानी कर्णावती की मदद करने के लिए कहां पहुंचेगा? मेवाड़ में पहुंचेगा। इसी के चलते बहादुर शाह दोबारा संधि कर लेता है। किससे? मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य से। ठीक है, अब जब हुमायूं 1.5 साल तक, इसकी तत्पश्चात हुमायूं 1.5 साल तक क्या करता है? एक नया नगर बसाने में रहता है। ठीक है, नया नगर बसाने में क्या करता है? अपना टाइम को वेस्ट कर देता है और उस नगर का ये नाम रखता है दीनपनाह। क्या नाम रखता है? दीनपनाह। उस नगर का नाम रखता है, जो कहां? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में एक नगर बसाता है, उस नगर का नाम दीनपनाह रखता है। और इसी दीनपनाह में वो व्यस्त हो जाता है। किसमें? भोजों में, समारोह में व्यस्त हो जाता है। अब इसी समय शेर खां क्या कर रहा होता है? अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा होता है, निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाता चला जाता है, क्षेत्र को बढ़ाता चला जाता है। और 1537 तक आते आते ये अपनी शक्ति को इतना मजबूत कर लेता है कि ये हुमायूं को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, हुमायूं को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाता है। जब हुमायूं को ये बात पता चलती है कि शेर खां निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाता चला जा रहा है और कल के दिन वो उसके लिए, हुमायूं के लिए क्या है? खतरा बन जाएगा, तो वो क्या करता है? दोबारा चुनार पर, ठीक है, चुनार पड़ा था में चुनार का किला, उसी चुनार के किले पर घेरा डाल देता है। ठीक है, जब इसका मेन उद्देश्य होता है शेर खां को पराजित करना। ठीक है, चुनार पर दोबारा घेरा डालने का मेन उद्देश्य होता है शेर खां को पराजित करना। और इसी के चलते ये किसको पा लेता है? गौड़ को पा लेता है। गौड़ क्षेत्र को, गौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। उस्ताद तोपचियों के होने के बावजूद भी 6 महीने लग जाते हैं इसको गौड़ पर अधिकार करने के लिए। ठीक है, इतनी बड़ी सेना तैयार कर लेता है शेर खां कि उसे गौड़ पर अधिकार करने के लिए भी 6 महीने तक क्या करना पड़ता है? एक घेरा डालकर बने रहना पड़ता है। और इसी बीच शेर खां कहां चले जाता है? शेर खां इसी बीच चकमा देकर कहां चला जाता है? रोहतास के किले पर चला जाता है और रोहतास के किले पर ये अपने परिवार को सुरक्षित कर लेता है। ठीक है, आगे चलकर अब भैया यहां से शेर खां भागा है, शेर खां किला छोड़कर भागा है, तो कुछ ना कुछ युद्ध नीति रही होगी हुमायूं की, और वो चल पड़ा हुआ कहां? किसको हराने? शेर खां को हराने। और शेर खां के साथ इसका युद्ध होता है कौन सा? चौसा नामक स्थान पर। कब? 1539 ईस्वी में। अब इस युद्ध में जब शेर खां अपनी शक्तिशाली इतनी मजबूत कर लिए कि वो हुमायूं को भी टक्कर दे सकता है, तो इसी बीच जब चौसा का युद्ध होता है तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ता है। और इस पराजय के बाद शेर खां जो होता है हुमायूं का पीछा करता है। भैया छोड़ेंगे नहीं, आज मार दे रहे हैं कैसे न कैसे। तो जब पीछा करता है तो हुमायूं क्या करता है? घोड़े सहित गंगा नदी में छलांग मार देता है। ठीक है, गंगा नदी में छलांग मार देता है। अब गंगा नदी में जब छलांग मारता है तो इसको बचाने के लिए एक निजाम नाम का व्यक्ति क्या करता है? इसको गंगा नदी से बचा लेता है, डूबने से बचा लेता है। और इसी निजाम को ये बाद में क्या बनाता है? आधे दिन का बादशाह बनाता है। ठीक है, दूसरा अनिल कपूर बना देता है। देखिए ना, नायक एक दिन का क्या प्रधानमंत्री, तो वैसे ही निजाम को ये आधे दिन का बादशाह बना देता है। और बाद में आगे चलकर निजाम क्या करता है? चमड़े के सिक्के चलाता है। एक अलग ही काम कर रहा है, चमड़े के सिक्के चला रहा है जो अभी तक किसी ने चलाए ना होते हैं। तो
जब शेरखां पराजित कर देता है हुमायूं को, तो इसी के तत्पश्चात इसे एक नाम दिया जाता है, क्या? शेरशाह सूरी। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? शेरशाह सूरी का नाम दिया जाता है। मुगलों के छक्के छुड़ाने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? शेरशाह सूरी का नाम दिया गया। अब भैया हारा हुआ है हुमायूं, तो दोबारा आक्रमण करने के लिए जाएगा कहां? दोबारा आक्रमण करने के लिए ये जाता है कहां? कन्नौज। कहा जाता है? कन्नौज में जाता है। और 1540 ईस्वी में जब ये शेरखां को पराजित करने के लिए शेरखां पर आक्रमण करता है, तो दोबारा इसे क्या है? हार का सामना करना पड़ता है। और इतनी बुरी तरह से हारता है कि ये भैया 1555 ईस्वी तक भारत छोड़कर चला जाता है। हम ना आएंगे भारत में, शेरखां जब तक है तब तक हम भारत में कदम नहीं रखेंगे। तो 1555 ईस्वी तक कन्नौज के युद्ध के बाद ये छोड़कर चले जाता है भारत को। इसके पश्चात जब 1545 ईस्वी में शेरखां और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद वो क्या करता है? दोबारा पेशावर पर आता है। पेशावर पर हुमायूं आता है। फिर पेशावर के बाद ये लाहौर को जीतता है 1555 ईस्वी में। ठीक है, 1555 ईस्वी में लाहौर पर विजय प्राप्त कर लेता है। और उसके तत्पश्चात अब शेरखां, इसकी एक सबसे बड़ी समस्या जो अफगान नेता शेरखां है वो दूर हो गया है। तो अब बचता कौन है? दूसरा शासक बचता है सिकंदर शाह सुर। ठीक है, सिकंदर शाह सुर को ये पराजित करता है 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में। कौन से युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में हुमायूं और किसके बीच होती है? सिकंदर शाह सुर के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में सिकंदर शाह सुर पराजित हो जाता है। जब सिकंदर शाह सुर पराजित हो जाता है तो हुमायूं दोबारा बन जाता है भारत का सम्राट। अब सत्ता आ गई है किसके हाथों में? मुगल साम्राज्य के हाथों में दोबारा। ठीक है, इसको एक उपाधि दी गई थी अबुल फजल के द्वारा। इसको जो उपाधि दी गई थी वो थी इंसान ए कामिल की। ठीक है, किसकी? इंसान ए कामिल की। तो इंसान ए कामिल की उपाधि प्राप्त करने वाला शासक कौन था? हुमायूं था। हुमायूं ज्योतिष विद्या पर भी बहुत ध्यान देता था। मतलब इसको ज्योतिष विद्या पर क्या था? लगाव था या फिर मानता था कह ले। ये क्या करता था? हफ्ते के 7 दिनों में अलग अलग रंग के क्या है? कपड़े पहनता था। ठीक है, हफ्ते के 7 दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। इसके समकालीन जो चित्रकार थे उनमें 2 चित्रकार प्रमुख थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। कौन कौन से? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद क्या थे? मेन इसके समकालीन चित्रकार रहे थे। अब हुमायूं जब सरहिंद का युद्ध विजय कर लेता है तो 24 जनवरी 1556 ईस्वी में ये क्या होता है? दीनपनाह में पुस्तकालय होता है। ठीक है, दीनपनाह में जो नगर बसाता है दिल्ली में, वहां एक पुस्तकालय होता है और उससे गिरकर ये घायल हो जाता है। ठीक है, घायल होने के 2 दिन के पश्चात 26 जनवरी, ठीक है, हमारे गणतंत्र दिवस के दिन 1556 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी जो वर्णन है, इसका जो वर्णन क्या है वो इसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में करा है। ठीक है, हुमायूंनामा में हुमायूं का वर्णन मिलता है। 1564 ईस्वी में इसकी पत्नी कौन होती है? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम ने क्या करा था? एक हुमायूं की दिल्ली में ही हुमायूं का मकबरे का निर्माण कराया था। कब? 1564 ईस्वी में, जो कि भारत में बनने वाला प्रथम गुंबद वाला मकबरा था। और इसी मकबरे को 1993 ईस्वी में यूनेस्को ने क्या? वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हुमायूं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शेरशाह सूरी को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो के PDF नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।